अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा आपको ये -1 का फैक्टर जो है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास लेट से करंट मंथ का नंबर है और ये है लास्ट मंथ का। एमटीडी का कर लें, वाईटीडी का कर लें, और यहाँ पर हम लिखते हैं 2000, और लास्ट मंथ में लेट से था 2100। इसका तरीकाकार ये होता है, जो असल फार्मूला इसका बनता है वो ये बनता है, लास्ट मंथ सॉरी करंट मंथ माइनस लास्ट मंथ, जो भी नंबर आएगा उसको लास्ट मंथ से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, -4.8%। करंट मंथ डिवाइडेड बाय लास्ट मंथ -1। तो अगर आप उसी फार्मूले को दूसरे तरीके से करेंगे जो मैंने वहां पे यूज किया है, तो ये भी सेम वही रिजल्ट देता है। असल फार्मूला ये है, पहले आप करंट मंथ से लास्ट मंथ का डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस को लास्ट मंथ के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। वो बेसिकली होती है ग्रोथ का फार्मूला। लेकिन सही। उसको जब आप सिंपल करते हैं तो वो है जी करंट मंथ डिवाइडेड बाय लास्ट मंथ -1। अगर -1 नहीं करेंगे तो फिर वो दे देगा आपको 95.2%। -1 किया तो वो -4.8%। ये फार्मूला है, इसको याद कर लो। अच्छा, अब इसी पे हम ड्राइव करते हैं, इसी से करंट ईयर और लास्ट ईयर। मैं अब सारा फार्मूला लिखने नहीं जा रहा, अब डिस्कशन में ज्यादा टाइम लगाएंगे। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ इसको। एक न्यू मेजर ऐड करते हैं, और इस मेजर के अंदर वाईटीडी करंट ईयर। मैक्स डेट की तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो सेम रहेगी, जो पहले थी करंट ईयर के लिए वही रहेगी। लेकिन जो स्टार्ट डेट है ना, आपको पता है कोई भी साल जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो हम ईयर लेंगे अपनी मैक्स डेट में से, मंथ और डे हम 1 रख देंगे, बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन वही रहेगी जो कि एमटीडी के लिए। यानी कि वही फिल्टर लगेंगे उसके ऊपर, उसी तरह से हम कॉलम को कैलकुलेट करेंगे और उसी तरह से हम इसको रिटर्न कर देंगे। सिर्फ इतना सा फर्क होता है वाईटीडी में और एमटीडी में। अब जरा ये नंबर भी मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। ये नंबर हमने इसी इसी विजुअल के अंदर वाईटीडी का नंबर भी ऐड कर लेते हैं। 4.2 मिलियन वाईटीडी का नंबर बना है। और अगर आप वाईटीडी लास्ट ईयर की बात करें तो ये लास्ट मंथ वाले को हम इसी तरह कॉपी कर लेते हैं और इसको भी एक न्यू मेजर में ऐड करते हैं। वाईटीडी लास्ट ईयर, LY इज फॉर द लास्ट ईयर। अच्छा, अब इस केस में क्या है जी, मैक्स डेट परफेक्टली फाइन है, लेकिन एंड डेट जो है ये ऐसे नहीं होगी। एंड डेट वही होगी जो ये है, सिर्फ उसका ईयर चेंज होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेट का एक फंक्शन यूज कर लेते हैं और उसमें हम ईयर लगा लेते हैं। ईयर में हम लेंगे मैक्स डेट से, मंथ भी हम लेंगे मैक्स डेट से, लास्ट डेट, अच्छा सॉरी, ईयर लास्ट डेट से लेके उसमें से एक माइनस कर देंगे क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर की बात करनी है। इसी तरह से मंथ वो सेम रहेगा मैक्स डेट वाला, और डे भी सेम रहेगा जो मैक्स डेट में। अब जरा एंड डेट को रिटर्न करके देख लेते हैं हमें मिला क्या है। हमें मिलना चाहिए 2021 का लास्ट नंबर। देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या
YTD लास्ट ईयर को इसी विजुअल में ऐड करें। जरा विजुअल को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। 31 दिसंबर 2021 हमें रिटर्न हो गया। ये तो एंड डेट है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट को रिटर्न करूं, ये हमें क्या रिटर्न करती है? यकम दिसंबर 2021, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें यकम जनवरी 2021 चाहिए। सिंपली ये जो स्टार्ट डेट के अंदर मंथ का फॉर्मूला था, इसको 1 से रिप्लेस कर दें, तो आपको लास्ट ईयर का स्टार्ट भी मिल जाएगा। अब लास्ट ईयर का स्टार्ट भी आ गया, लास्ट ईयर का एंड भी आ गया। इसका मतलब यह है कि बाकी का फार्मूला तो ठीक है। आप यहाँ पे CL को रिटर्न करें तो आपको लास्ट ईयर की वैल्यूज भी इसी तरह से मिल जाए। YTD करंट ईयर, YTD लास्ट ईयर, और अब हमने ईयर ऑन ईयर लिखना है। तो उसका तो बड़ा सिंपल, मैंने अभी आपको उसका मेथड बताया था। YOY इज इक्वल टू करंट ईयर, YTD करंट ईयर डिवाइडेड बाय YTD लास्ट ईयर -1। इस मेजर को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है पहले, और फिर आपने इसको ऐड कर देना है विजुअल में कुछ। तो ईयर ऑन ईयर 26.25% का इंक्रीज है। ये थोड़े से फार्मूले हैं जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आपके KPI की। जब हम बात करते हैं तो KPI के हर रिपोर्ट में, हर डैशबोर्ड के अंदर ये यूज होते हैं। मैं YTD के फार्मूले भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसके ऊपर भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं फार्मूले से हट के, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं ना, रिपोर्ट बन गई है जी, सब कुछ हो गया है, अब होता क्या है? अगर हम अपनी करंट किसी जॉब के हवाले से बात कर लें, कंपनी कहती है कि जिसके रेलेवेंट डेटा है उसी को नजर आना चाहिए, बाकियों को नजर नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हेडक्वार्टर ने एक रिपोर्ट बनाई, 4 या 5 या 6 रीजन है, उन सब के लिए उन्होंने एक ही डेटा सेट यूज किया। लेकिन उनका कहना यह है कि ये रिपोर्ट अगर नॉर्थ वाला बंदा देखेगा तो उसको सिर्फ नॉर्थ के नंबर नजर आने चाहिए, अगर साउथ वाला देखेगा तो उसको सिर्फ साउथ के नंबर नजर आने चाहिए, वो नॉर्थ या सेंट्रल या वेस्ट किसी और रीजन के नंबर ना देख सके। इसके लिए हम सिक्योरिटी फिल्टर्स यूज करते हैं। सिक्योरिटी फिल्टर्स कैसे यूज करते हैं? जैसे ये देखें, ये मैनेज रोल है, आपने एक रोल क्रिएट कर दिया और इस रोल का नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल वेस्ट, और ग्लोबल सुपर स्टोर 2 पे जाके इसके ऊपर आपने ये अप्लाई करना है। सॉरी, इसके ऊपर आई थिंक हमारे विजुअल्स होंगे। ग्लोबल सुपर स्टोर 2 के ऊपर क्या है जी? हमारे पास रीजन है, एक कॉलम का नाम, रीजन का नाम है, ये है रीजन, इस कॉलम का नाम है रीजन, और इसमें वैल्यू हम डाल देंगे वेस्ट। तो ये हमारा एक फिल्टर बन गया। अब एक दूसरा फिल्टर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ का। मुझे नहीं आइडिया उसमें नॉर्थ है या नहीं है, और इसी डेटा के ऊपर अगेन रीजन या कॉपी फ्रॉम अदर फिल्टर ही कर लेते हैं वेस्ट, और वेस्ट की जगह हम यहाँ पे नॉर्थ लिखते हैं। अब ये दो सिक्योरिटी फिल्टर्स हमने इसमें अप्लाई कर दिए। एक सिक्योरिटी फिल्टर है नॉर्थ का और एक सिक्योरिटी फिल्टर है वेस्ट का। अब ये काम कहाँ पे करेंगे? ये यहाँ पे आपको काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे,
ये काम करते हैं पावर बीआई सर्विस के ऊपर। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा उसके ब्रीफ कर देता हूँ। पावर बी सॉरी एच, पहले पावर बीआई सर्विस है क्या ये देख लेते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप वो सोल्यूशन है जिसके ऊपर जाके आप रिपोर्ट को डेवलप करते हैं, और पावर बीआई सर्विस वो है जहां पर जाके आप इसको पब्लिश करते हैं। ये दोनों में ये फर्क है। होम पे क्लिक करें और जरा देखें कि इसके अंदर होता क्या कुछ है। इसका ज्यादा ही जूम हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। ये पावर बीआई सर्विस है जी। इसके लेफ्ट साइड पे इसकी सारी टूल्स आ रहे हैं। जैसे क्रिएट है, अगर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्या क्रिएट कर सकते हैं आप वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, या आप डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहें। ब्राउज है, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स या डेटा सेट्स हैं आप उनको जाके ओपन कर सकते हैं। एप्स हैं, तो एप्स में आपने क्या क्या चीजें इसमें ऐड की हुई हैं। एक्सेल ऐड किया हुआ है, इसमें पावर एप्स ऐड किया हुआ है, इसमें पावर बीआई किया हुआ है। राइट नो इन्होंने कोई भी ऐप इसमें ऐड नहीं, इनका न्यू सेटअप है। और न्यू सेटअप के अंदर इन्होंने दो वर्क स्पेसेस बनाई हैं। जब आप फ्री की बात करते हैं तो आपके पास राइट्स नहीं होते कि आप ऐप क्रिएट कर सको या आप वर्क स्पेस क्रिएट कर सको। फिर आपने क्या करना होता है, उनको माई वर्क स्पेस के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, इसी को आपने यूज करना होता है। अब यहाँ पर वर्क स्पेसेस में अगर आप देखें तो इस वक्त दो वर्क स्पेसेस हैं, एक एक्सटर्नल रिपोर्ट्स है और एक आई एम कॉप वर्क स्पेस है। एक्सटर्नल मतलब जो वेंडर्स के लिए बनती हैं, और आई एम कॉप वर्क स्पेस का मतलब यह है कि जो इस कंपनी की अपनी रिपोर्ट्स हैं। एक्सटर्नल के अंदर कुछ रिपोर्ट्स होंगी, यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये एक्सटर्नल की रिपोर्ट्स हैं। अब ये जितनी भी रिपोर्ट्स बनी हुई है ना, एक ही डेटा सेट के ऊपर बनी है। अब देखें, रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, डेटा सेट सिर्फ एक है, और ये डेटा सेट लिंक है डेटा सेट ई एक्स टी के साथ, बाकी किसी के साथ लिंक नहीं है। बाकी जो है वो, जब इस रिपोर्ट को आप ओपन करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो इसी डेटा सेट के साथ लिंक हुआ हुआ है। इसलिए किसी और के साथ डेटा सेट नहीं बना। एक रिपोर्ट बनाई, पब्लिश की, जैसी पब्लिश की तो उसकी दो चीजें आ गई, दो ऑप्शन आ गए, एक रिपोर्ट और दूसरा डेटा सेट। जब नई रिपोर्ट बनाने लगे तो फिर हम अब दोबारा से वो सारा डेटा नहीं गेट कर रहे, हम सिंपली वो डेटा सेट को गेट करते हैं। वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि डेटा सेट को कैसे ऐड करते हैं। इसी तरह से आई एम कॉर्प की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक है हमारे पास ए आई रिस्क फैक्टर। इस डेटा सेट के ऊपर सिर्फ एक रिपोर्ट बनी है, और यहाँ पर ये देखें रिफ्रेश के ऊपर एरर दे रहा है। ये एरर है जी, अप्रैल से एरर आ रहा है। देखा नहीं गया कि ये एरर या वार्निंग क्यों आई हुई है। ये डेटा सेट जो है ये स्केड्यूल होता है रिफ्रेश का, ये ऑटोमेटिकली डेटा बेस से डेटा अपने टाइम पे ऐड कर लेता है, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास एक और रिपोर्ट है। अ, उसका नाम रिपोर्ट का क्या है, रिन्यूएबल डैशबोर्ड। जो मेन डेटा सेट है ना जिसके ऊपर इस वक्त 13 या 14 रिपोर्ट्स रिलाई कर रही हैं, वो ये मेन डेटा सेट है रिन्यूएबल डैशबोर्ड का। ये वाहिद रिपोर्ट है इस सारे वर्क स्पेस की जिसका साइज 200 प्लस एमबीज में है। बाकी कोई भी रिपोर्ट 1 MB तक की भी नहीं है, उससे भी छोटी छोटी रिपोर्ट्स हैं। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इन रिपोर्ट्स को, यहाँ पे ये देखें। इनमें से हम जरा फिल्टर आउट कर देते हैं बाकी चीजें, सिर्फ पावर बीआई की रिपोर्ट्स को रखते हैं। अब देखें, एक ये रिन्यूएबल डैशबोर्ड है जिसका साइज है 226 के किलोबाइट, यानी कि 226 MBs की है। बाकी हर रिपोर्ट जो है वो लेस देन 1 MB है, 27 KB। उसकी रीजन ये है कि ये तमाम की तमाम रिपोर्ट्स हैं ये कनेक्टेड हैं विद डेटा सेट। अब ये हम करते कैसे हैं, मैं आपको एक नई रिपोर्ट में दिखा भी देता हूँ साइन इन करके कि मैं किस तरह से इसको इसके साथ लिंक करता हूँ।
आप लोगों ने भी जब काम करना है पावर बीए सर्विस के ऊपर किसी क्लाइंट के लिए भी, तो इस टेंशन से बचने के लिए, कल क्लाइंट आप कहे जी आपकी रिपोर्ट्स तो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, बहुत स्लो हो गई हैं, आपने एक डेटा सेट बनाना है, एक रिपोर्ट के साथ बनाए या वैसे ही डेटा सेट बना दें विदाउट एनी विजुअल्स, उसको पब्लिश करें और अपनी हर रिपोर्ट को उसके साथ लिंक करें। मैं जरा इसको लॉग इन करूं। यहाँ पे देखें मेरा अकाउंट लॉग इन हो गया। अब मैंने क्या करना है, गेट डेटा में जाऊंगा और पावर बीआई डेटा सेट्स को सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने पावर बीआई डेटा सेट सेलेक्ट किया तो मेरा जो अकाउंट है पावर बीआई सर्विस का, उसमें जितने भी डेटा सेट्स पड़े हैं वो सारे मेरे सामने आ गए। कहाँ पड़ा हुआ है जी, एक रिन्यूएबल डैशबोर्ड है, आईएम कॉर्प में पड़ा है, एक डेटा सेट ईएक्सटी है, ये दोनों मैंने अभी आपको दिखाए थे। एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के अंदर पड़ा हुआ है, एआई रिस्क फैक्टर भी मैंने आपको दिखा दिया, ये भी उसके अंदर डेटा सेट पड़े हुए हैं। और ये वाला डेटा सेट हमने इनिशियली क्रिएट किया था फरवरी में एज अ टेस्ट डेटा सेट के तौर पर, और आई थिंक ये सबसे पहला था जो मैंने इसमें ये चेक करने के लिए किया था क्या मेरे पास वर्क स्पेस के राइट्स हैं या नहीं है। अब मुझे लेट से रिन्यूएबल डैशबोर्ड का डेटा चाहिए, मैं इस पर क्लिक करके जैसे कनेक्ट करूंगा, ये सारे के सारे टेबल डेटा के अंदर आ जाएंगे। ये बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारे टेबल हैं। ना मैं किसी मेजर की कैलकुलेशन देख सकता हूँ यहाँ पे, और ना ही किसी मेजर को यहाँ से बैठ के कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे हमेशा डेटा सेट को ओपन करना होगा, उसके अंदर जाके सारी कैलकुलेशन करनी है, उसको दोबारा पब्लिश करना है, और जिस जिस रिपोर्ट के साथ वो लिंक होगा वो सारी रिपोर्ट्स के अंदर अपडेट हो जाएगा। यानी कि एक मेजर लिखें और हंड्रेड ऑफ रिपोर्ट्स के अंदर वो आप अपडेट करना है। अभी देखें ये सारे के सारे टेबल इसके आगे, और ये इसके मेजर्स हैं, ये टॉप 1 2 3 एंड 4, ये चार इसके मेजर्स में बने हुए हैं। कोई भी मेजर आप ओपन करें तो उसमें बहुत सारे फर्दर लिखे हुए हैं। इसका आप डेटा नहीं देख सकते, लेफ्ट साइड पे डेटा टाइप गायब हो गया। अलबत्ता डेटा मॉडल इसके अंदर अभी भी अवेलेबल है, और डेटा मॉडल में देखें ये कितना क्लटर्ड किस्म का डेटा मॉडल है। ये इसके टेबल्स आ गए हैं सारे इसके अंदर, कुछ टेबल नीचे भी होंगे। ये देखें बहुत सारे एक्टिव रिलेशनशिप्स हैं और बहुत सारे इनएक्टिव रिलेशनशिप हैं। रिलेशनशिप एक्टिव और इनएक्टिव तो मैंने आपको बताया होगा शायद। इनएक्टिव रिलेशनशिप जब बनता है एक टेबल के ऊपर, आप एक टाइम पे एक से ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, एक को एक्टिव कर देगा और बाकी सबको इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव डिलीट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्टिव डिलीट करेंगे तो आपकी रिपोर्ट के ऊपर उससे प्रॉब्लम क्रिएट। डिलीट करना है तो वापस डेटा मॉडल में जाना पड़ेगा और वहां से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे फिल्टर्स की। अब मैं ये चाहता हूं कि मैंने इस रिपोर्ट के अंदर फिल्टर लिखे थे, मैं जिसके साथ भी शेयर करूं उसको मैं किसी फिल्टर के साथ असाइन कर दूं। तो ये चीजें, ये होता है बेसिकली रिपोर्ट शेयरिंग के ऊपर जाके। जैसे हम यहाँ पे शेयर करते हैं, अब राइट नाउ मेरे पास कोई भी फिल्टर नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर, मेरे पास यहाँ पे फिल्टर शो नहीं हो रहे। अगर मेरे पास फिल्टर्स मैं क्रिएट करूंगा इस रिपोर्ट में तो वो इधर शेयर हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, और मैंने कौन सा फिल्टर किस को अथोराइज करना है मैं ईमेल आईडीज ऐड करता जाऊंगा। अब वो बंदे जो उसमें ऐड हो गए हैं वही सिर्फ उस रिपोर्ट को या उतने डेटा सेट को देख सकेंगे, उससे ज्यादा को वो नहीं देख सकते। ये इसका थोड़ा सा है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा रो लेवल सिक्योरिटी की। इसका नाम बहुत बड़ा है, ये बहुत आसान चीज है, लेकिन अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टीम्स में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहीं से आप चैटिंग टीम कर सकते हैं, या टीम्स में जाके रिपोर्ट आप ओपन कर सकते हैं अगर उसी कंपनी का आपने टीम लॉगिन किया हुआ है। सब्सक्राइब टू द रिपोर्ट, सब्सक्राइब टू द रिपोर्ट का मतलब ये है कि अब आपके पास जब भी इस रिपोर्ट में कोई चेंज करेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इनसाइट्स लेनी है, इसके एनालिसिस करने हैं तो आप इनसाइट्स ले सकते हैं यहाँ से। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हैं उनके पास पावर बीआई सर्विस का लाइसेंस होता है, पावर बीआई डेस्कटॉप का लाइसेंस नहीं देती कंपनी।
वो सिर्फ और सिर्फ उनको देती है जो डेवलपर्स होते हैं, जिन्होंने रिपोर्ट के अंदर चेंजेस करनी होती हैं या न्यू रिपोर्ट्स क्रिएट करनी होती हैं। अदरवाइज इवन वो लॉग इन भी नहीं कर पाते पावर बीआई डेस्कटॉप पे। अच्छा, अब टीम्स में ये कैसे इस पे काम करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जब हम टीम्स की बात करते हैं, आप टीम्स में देखें, ये मेरी कम्युनिकेशंस है, लेकिन अगर मैं एप्स में आता हूँ, बहुत सारी होंगी जो ऐप इन्होंने ऐड की हुई हैं, मुझे उसमें से पावर बीआई चाहिए सर। पावर बीआई, पावर बीआई इंस्टॉल्ड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो पावर बीआई सर्विस का जो अकाउंट था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा टीम्स के अंदर। ये वही चीज है, वही वर्क स्पेसेस है। अगर मैं वर्क स्पेसेस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास दो वर्क स्पेसेस आ जाएंगी। उसके अंदर उसी तरह से डेटा सेट्स भी आ रहे हैं, डेटा सेट का कलर डिफरेंट होता है। और उसका ये एक्सटर्नल रिपोर्ट आई एम कॉर्प है, आई एम कॉर्प पे जाता हूँ। डेटा सेट का कलर डिफरेंट होगा और रिपोर्ट का कलर डिफरेंट होगा, यही इसकी पहचान है। ये डेटा सेट है और ये रिपोर्ट है, यही इनमें फर्क है। तो ये तो था पावर बीआई की ट्रेनिंग के हवाले से, लेकिन ये ट्रेनिंग आपकी एंड नहीं हुई, ये आपने इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि डेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और डेक्स में आप लोग अभी तक एक जगह पे जाके स्टक हो चुके हो, उससे आगे निकलना कैसे है। मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शंस। यहाँ पर ना जिस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा होता हूँ, ये सारी वीडियोस जो है अपलोड कर रहा होता हूँ, उसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पावर बीआई की, जिसके अंदर छोटी छोटी वीडियोस हैं। बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, छोटी छोटी वीडियोस हैं। उसमें एक पावर बीआई के नाम से प्लेलिस्ट है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और कोई बंदा वहां से कॉपी करके ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं है उनको पता चल जाए। ये कंटेंट से होगा आई थिंक सो। जब भी कोई नया फार्मूला जिस पे मैं काम कर रहा होता हूँ या मैं मुझे टाइम मिलता है, तो मैं कुछ एक दो चार नए फार्मूला राइट करता हूँ, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ पर ऐड करता जाता हूँ। ये इसकी प्लेलिस्ट है जी। इसमें आप देखें तो काफी सारे वीडियोस, ये सारे इसके अंदर। ट्रिम का भी है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा। फॉर्मेट आपने देखा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट आप लोगों ने नहीं पढ़ा, यहाँ से पता चल जाएगा। अपर लोअर केस आपने नहीं पढ़ा। ये एक फार्मूला है यूनियन सेलेक्ट कॉलम का, ये आपने नहीं पढ़ा, ये आप यहाँ से सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर कहीं पे आपको कोई हर्डल आए तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ये लेफ्ट राइट वगैरह का भी है, इफ एरर का फंक्शन आप कैसे यूज करना है, ये सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। और यहीं से आप इसकी जो भी हेल्प चाहिए डेक्स की वो ले सकते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूँ चैट में। यहाँ से आप कॉपी कर लें इसे और अपने पास कहीं पे सेव कर लें, या मे बी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बंदा शेयर कर दे, ताकि जो लोग नहीं ज्वाइन कर सके वो वहां से इस प्लेलिस्ट को देख लें और यहाँ से डेक्स को सीख लें। यहाँ तक था आपका सेशन। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कोई भी क्वेश्चन है आपका पावर बीआई जितना भी है उसके हवाले से, हम आज उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी चीज के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इसका स्कोप पूछना चाहते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको लेके हैं, लेकिन प्लीज एक चीज का ख्याल रखिएगा, एक टाइम पे एक बंदा बोलेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सवाल क्या है, अदरवाइज मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। जी दिलावर साहब। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था आपसे कि जब आप यानी में चीज़ें यानी में पावर बीआई के अंदर पढ़ लेते हैं, फॉर्मल टैक्स फार्मूलाज भी, बाकी सारी चीज़ें भी, तो कन्फ्यूजन ये रहती है जब आपके पास नया डेटा सेट आता है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मतलब स्टार्ट कैसे लेना है, मतलब इस चीज़ का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये ज़रा अगर इसके बारे में थोड़ा सा बता दें सर, एज अ सवाल बिगिनर। ये आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, क्योंकि जो डेटा सेट आपके लिए मुश्किल होता है ना, वो वही होता है जो अ, आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में जाके ले रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे डेली बेस पे कोई नई चीज आती है आपके पास।
अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो डेटा सेट आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं, क्योंकि आपकी सारी जो जॉब है वो होती है उसके ऊपर है। मे बी आप पिछले 3 4 या 5 साल से उस कंपनी में, उस रोल में जॉब कर रहे हो, तो वो आपको इजीली समझ आ जाते हैं। अब उसको ना, बेसिक तरीका ये है कि आप डेटा को पढ़ना शुरू करें। डेटा को कैसे पढ़ना शुरू करें? मैंने एक्सेल में आपको एक डेटा ओपन करके दिखाया था, आई थिंक ग्लोबल सुपर स्टोर का। जब मैंने ये डेटा ओपन किया था तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक एक कॉलम इसका, कि इसका जो कॉलम पहला है उसका क्या मतलब है, दूसरे का क्या मतलब है, तीसरे का क्या मतलब है। ये इसको कहते हैं डेटा रीडिंग, डेटा पढ़ना। रो नंबर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑर्डर आईडी है, आपको पता है हर ऑर्डर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। डेट है, किस डेट को ऑर्डर आया था। शिपमेंट है, डेट है, किस डेट को आया और किस डेट को शिप हुआ। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर ऐसे थे जो सेम डे पे शिप हुए, जो 2 दिन बाद शिप हुए, जो एक वीक के बाद शिप हुए। कितने ऐसे हैं जो कि जिनको महीना लग गया शिप होते हुए। तो ये चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं खुद से सोच के, किस मोड से शिपमेंट की गई है। ये भी आपका एक एनालिसिस का पॉइंट बनता है। आप ना यहाँ से डेटा को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप यहाँ से डेटा को समझ गए तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये फिगर आउट करना कि अब आपने वहां पे शो क्या कराना है। अगर आपके पास डेटा आया, आपने बगैर उसको पढ़े, बगैर समझे उसको पावर बीआई में ले गए, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, समझ में नहीं आएगा आपको। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग की अगर बात करें तो फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट आपको डेटा बड़ी डिटेल से समझाता है। खास तौर पे जो यूएसए का या कनाडा का क्लाइंट है, वो हो सकता है आपका पहला 1 घंटा आधा घंटा इस चीज के ऊपर ले जाए कि डेटा है क्या और कंपनी की प्रोफाइल क्या है। ये दो चीजें बड़ी डिटेल में समझाते हैं ये लोग। तो वहां से आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। लोकल क्लाइंट की अगर हम बात करें, मैंने वैसे लोकल क्लाइंट्स के साथ इतना ज्यादा काम किया नहीं, और ना ही मैं प्रेफर करता हूँ किसी एशियन के साथ, गल्फ के किसी क्लाइंट के साथ या अफ्रीकन के साथ काम करना। उसकी रीजन ये है कि पेमेंट्स के बड़े इशू होते हैं इन लोगों के लिए, थोड़े से पैसे निकालने बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। और इन चीजों को बेस बना के एट द एंड ये आपको या तो तंग करेंगे, या ऑर्डर कैंसिलेशन की तरफ ले जाएंगे, या आपको कहेंगे जनाब के मुझे आप जो है इस ये इतने पैसे वापस कर दो, इतने का आपका काम नहीं था जितने आपने मुझसे पैसे ले लिए। तो इसलिए मैं इनके साथ काम करता नहीं। लेकिन डेटा मोरलेस सबका एक जैसा होगा। एक जैसा से मुराद ये है कि उसको पढ़ने का तरीका एक जैसा होगा। अब जैसे मैंने यहाँ से जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये सारे के सारे कॉलम तो अवेलेबल हैं, इनमें से कुछ कॉलम ऐसे हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ से पढ़ना शुरू किया, रो आईडी, इसको आप येलो हाईलाइट कर दें। येलो हाईलाइट का मतलब यह है कि ये हमारे किसी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ऑर्डर आईडी हमारी किसी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ऑर्डर डेट, शिपमेंट डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लगाएं फिल्टर, और देखें कि शिपमेंट मोड के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। जैसे फिल्टर लगाया, 4 यूनिक वैल्यूज वहां पे हैं। इसका मतलब यह है कि ये कॉलम मेरे काम का है और इसको मैं यूज करूंगा अपनी कैलकुलेशन के अंदर। डेट कॉलम तो जहां पे भी है वो तो होते ही यूजफुल है। अच्छा, उसके बाद कस्टमर आईडी या कस्टमर नेम है। कस्टमर आईडी या कस्टमर नेम को आप इस तरह से तो कर सकते हैं कि टॉप 10 कस्टमर कौन से हैं, बॉटम 10 कस्टमर्स कौन से हैं, इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इन कस्टमर बाई कस्टमर आप रिपोर्ट नहीं बना सकते। हर कस्टमर का आप रिपोर्ट के अंदर जिक्र कर रहे हो। तो इसको मैं कर देता हूँ येलो हाईलाइट। सेगमेंट, सेगमेंट में हमने देखा था कि सिर्फ 3 तरह के सेगमेंट्स हैं। ये हमारे पाई चार्ट के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। मैंने आपको बताया था पाई चार्ट में किस तरह करना है। सिटी, स्टेट और कंट्री, ये जियो के कॉलम है, जियोग्राफिकल कॉलम्स। इसके ऊपर आप मैप बना सकते हैं। सेम गोज विद द पोस्टल कोड। अच्छा, उसके बाद मार्केट है। मार्केट में यूनिक वैल्यूज आप देख लें, बहुत थोड़ी सी वैल्यूज हैं, इसको भी आप अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। इसी तरह रीजन को अगर आप देखेंगे तो रीजन के ऊपर भी कर सकते हैं। फिर आगे प्रोडक्ट आईडी आ जाती है या प्रोडक्ट नेम आ जाता है। प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम जो है, ये भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं और बहुत ज्यादा नेम होते हैं। तो इसमें भी आप यही कर सकते हैं कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स निकाल लें या बॉटम 10 प्रोडक्ट्स निकाल लें। कैटेगरी और सब कैटेगरी, यस, ये आप यूज कर सकते हैं अपने एनालिसिस में। अब ये मैं आप लोगों के साथ मिलकर इस डेटा को रीड कर रहा हूँ, और ये सारे के सारे जो है, ये वो कॉलम है जिनको एज अ डायमेंशन हमने यूज करना है। अब आ जाता है जी सेल्स का नंबर। ये नंबर कॉलम आ गया। इसका मतलब ये है सेल्स को हम सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम ले सकते हैं। तो इसलिए ये कॉलम आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जहां पर भी कैलकुलेशन की काम कर रहे होंगे, वहां पर ये वाले कॉलम आप यूज कर रहे हैं। ये जो मैंने ब्लू हाईलाइट कर दी है, कहीं पे आप सेल्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, कहीं पे क्वांटिटी के ऊपर कर रहे हैं, कहीं पे डिस्काउंट पे कर रहे हैं,
प्रॉफिट के ऊपर तो सबसे ज्यादा हो रहा होगा। शिपिंग कॉस्ट कहाँ पे, किस ऑर्डर पे कितनी शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है, एवरेज क्या है, वो सारी चीजें यहाँ से ले रहे होंगे। और ऑर्डर प्रायोरिटी, इसके भी थोड़े से ही आपके पास पैरामीटर्स हैं। ऑर्डर प्रायोरिटी को भी आप अपने पाई चार्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ये आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। जब आपने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं अगर कस्टमर आईडी आपको दिखाऊं तो कस्टमर आईडी जो है ये हंड्रेड्स और थाउजेंड्स कस्टमर आईडीज हैं। हर एक आईडी के साथ एक कस्टमर लिंक है। इसी तरह से प्रोडक्ट आईडी की हम बात करें तो हर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी यूनिक। देखें यहाँ पे कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, हर एक आईडी के साथ एक प्रोडक्ट लिंक है। तो ये जो चीजें बहुत ज्यादा आ रही होती है ना, इन्हें टॉप 10 बॉटम 10 तो निकाल सकते हैं, लेकिन इनको इसके अलावा किसी विजुअल में हम यूज नहीं कर सकते। उनको हम कर देते हैं येलो हाईलाइट। ग्रीन वो होते हैं जिनको कंफर्म होता है कि इसमें थोड़े यूनिक वैल्यूज हैं, उनको हम मेजर्स में, सॉरी इसमें पाई चार्ट में, डोनट चार्ट में, या किसी भी कॉलम चार्ट वगैरह में यूज कर सकते हैं, वो हम ग्रीन कर लेते हैं। ब्लू नंबर वो होते हैं जो कि हम कार्ड्स में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जिनको हम सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं। मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी kaggle.com, आप लोगों ने आई थिंक उसको विजिट नहीं किया, उससे डेटा निकाला नहीं। मैंने आपको कहा था कि कम से कम 10 तरह के डेटा निकालें और उनको रीड करें, उनके ऊपर रिपोर्ट बनाएं। जब आप ये वाली एक्सरसाइज कर लेंगे ना कि 10 डेटा डिफरेंट फील्ड के डेटा सेट्स को रीड करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे, तो आपका ये क्वेश्चन खुद आंसर हो जाएगा। जी, और कोई सवाल? हमारे पास 6 मिनट हैं इस सेशन के एंड होने में। ये ट्रेनिंग एंड होने के बाद आप प्लीज ये नहीं समझना कि अब तो ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो अब हमें तो कोई नहीं बताएगा। अब जब ग्रुप के अंदर हैं और जब भी आप सवाल करेंगे आपको जवाब मिलेगा। इनिशियली ये जवाब सारे मैं दे रहा हूँ, फिर आप लोग भी एक दूसरे को इसके सोल्यूशन बता रहे होगे, आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होगे या एक दूसरे से हेल्प ले रहे होगे। मैं तो डेफिनेटली अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। आबिद भाई, इस पे इसी डाटा सेट पे थोड़ा सा पावर पिवट का और पावर क्यूरी का एक्सेल के अंदर बता देते हैं। इस सेशन में नहीं, फिर किसी अलग टाइम पे बता दूंगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी कि पावर क्यूरी और पावर पिवट क्या है, नई चीजें सीखने को मिल रही हैं लोग। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने पूछना ये था कि जैसे मतलब एसक्यूएल के लिए कई वेबसाइट मौजूद है जहाँ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई डेस्क के रिलेटेड है जहाँ से बंदा डाटा ले, कोई ऐसे क्वेश्चन हो उनका बंदा आंसर करने की कोशिश करे, ऐसा कोई है मैंने कभी साइट? देखी नहीं, लेकिन आप सर्च करें मिल जाएगा आपको। आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, फोरम पे चले जाएं, हजारों लाखों सवाल रोजाना पोस्ट हो रहे होते हैं, डेस्क के हवाले से भी, विजुअलाइजेशन के हवाले से भी। वो जवाब देने के काबिल जब आप हो गए तो आप समझें कि आप गुरु हो गए। हाँ सर, इस तरह ना कि मतलब वो जो हैकर रैंक हो गया, ऐसे कई एसक्यूएल की ऐसी साइट है ना जहाँ मतलब उनके कई आंसर्स मिल भी जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस करता है ना। एक एक तो होता है ना कि वैसे जब मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के आंसर ढूंढता है ना, तो बंदे को सारी उम्र भूलता नहीं है कि मतलब वो बंदा फिर बंदा उसके फुल जहन को मतलब लड़ाता है कि ये कैसे होगा, कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि ऐसा हो बंदा फिर उस पर जाकर उसको स्टडी अगर करे। आप आज मैं सर्च काफी सर्च करता कीजिएगा, हूँ। आप सर्च कीजिएगा इसी तरह से लिख के, जिस तरह आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, फिर हमें भी शेयर कीजिएगा अगर आपको कोई ऐसा चीज मिलती है तो। मैंने कभी इस हाँ सर, तरफ गया नहीं, सर्च नहीं। मुझे मिली नहीं ना ऐसी कोई साइट, जैसे ना एसक्यूएल के हवाले से काफी साइट्स हैं, मुझे मिली नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हुई तो मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगा। मैं भी ट्राई करूंगा, अगर मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने जितना डेस्क सीखा जी है मैंने क्लाइंट से सीखा है, उनके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके सीखा है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी, और कोई सवाल किसी का? सर थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। टाइम थोड़ा ऑफिस की भी मसरूफियत होती है तो इसलिए ज़रा कम मिला, जिसमें प्रैक्टिस अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन
जैसे कि आपने बड़ी जनरस ऑफर दी है कि हम काम करेंगे और काम करते हुए जो हमें दिक्कत पेश आएगी तो आपसे रहनुमाई मिलती रहेगी। इंशाल्लाह ये असाइनमेंट्स भी बना के आपको सबमिट करेंगे और जहाँ पे जो कंफ्यूजन होगी या जहाँ पे प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो भी आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। तो ये जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पटड़ी पे चढ़ाते हैं, ये आपको सिखाते नहीं है, लेकिन आपको एक वे फॉरवर्ड मिल जाता है, करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है और आगे कैसे चलना है, ये दो चीजें आपको पता चलती हैं शॉर्ट नहीं, कोर्सेज से। अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक गेट खोल दिया है इस फील्ड में एंट्री के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम भी और भी बहुत सारे लोग इससे इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको जज़ाए खैर और जज़ाए कसीर अता फरमाए। इंशाल्लाह अगर किसी को भी कोई भी हेल्प फेस टू फेस मिलके भी चाहिए हो, तो कल से मैं एड्रेस आई थिंक आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था। कल से मैं वहां पे 5 से बल्कि कंप्लीट नाइट के लिए बैठा हुआ करूंगा वहां पे, अपना काम वहीं पे बैठ के कर रहा हूँ। तो आप लोग 5 से 9 के दरमियान किसी टाइम भी आ जाए, मुझसे मिलना चाहें मुझसे मिल भी लें। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो किसी भी हवाले से, आप मुझे जरूर अप्रोच करें। कॉल्स के ऊपर मेरी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। जब से मैंने जॉब छोड़ी है तो कॉल्स मोस्टली मुझसे मिस ही हो रही होती हैं। मल्टीपल रीजंस हैं, या मैं सोया होता हूँ और या मैं बच्चों के पास मोबाइल होता है जिसकी वजह से मैं नहीं कॉल पिक कर सकता। लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस का मैं रिस्पांस देता हूँ। जैसे ही मैं अपना सिस्टम ऑन करता हूँ यहीं से मैं व्हाट्सएप मैसेजेस रिस्पॉन्स कर रहा होता हूँ। अब फिजिकल मेरी अवेलेबिलिटी होगी, कुछ लोग मुझसे मिलना चाह रहे होते थे अक्सर, तो वो मुझसे सिटी टावर लिंक रोड के बिल्कुल सामने है, वहां पे आके मिल भी सकते हैं। कोशिश करते रहें, नई नई चीजें सीखते रहें, पावर बीआई पे महदूद नहीं रहना। टैबलो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, टैबलो सीखें। लुकर की पड़ी हुई है, लुकर स्टूडियो सीखें। क्लिक सेंस रिकॉर्डिंग में है, वो जैसे रिकॉर्ड हो जाएगी वो भी पब्लिश कर दूंगा, वो भी सीखें। ये सारे विजुअलाइजेशन टूल सीखें, सबकी डिमांड बहुत है फ्रीलांसर्स के लिए खास तौर पे। बाकी चीजें जो लोकल कंपनी में तो इन चीजों की डिमांड नहीं होती। अ, लेकिन आपको जब भी हेल्प चाहिए होगी मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हुआ करूंगा आपके लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह